दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था सल्तनत काल का और हमने 3 वीडियो इसके ऊपर बना लिए थे और ये हमारा चौथा और शायद लास्ट वीडियो होने वाला है। और ये हमारा टॉपिक रहेगा सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था की, यानी कि सल्तनत काल के अंदर कर की व्यवस्था, टैक्स की व्यवस्था कैसे थी। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज वैसे काफ़ी थकान होगी, लगातार ये चौथा वीडियो चल रहा है। पहला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश करके वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निर्धारित करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी है। इन्होंने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करके और वास्तविक जो किसानों की आय होती है उस आधार पर ही इन्होंने राजस्व निर्धारित किया था। क्योंकि इनका राजस्व की जो दर थी वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने भूमि की पैमाइश करके फिर कर का निर्धारण किया था। इनकी राजस्व की दर थी इनके टाइम में वो लगभग 1/2% तक पहुंच गई थी, क्योंकि इन्हें सैन्य व्यवस्था के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटाना था। अगला है कि सल्तनत काल के अंदर लगान कैसे वसूला जाता था। तो सल्तनत काल के अंदर लगान है वो नगद और अनाज दोनों रूपों के अंदर वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, प्रथम शासक जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा, यानी कि दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, जो उपजाऊ भूमि होती है उसके महत्व को समझा और उसके अनुसार उन्होंने कृषि क्षेत्र का विस्तार करवाया। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा था। अगला प्रश्न है, सभी पर भूमि कर की समान दर लागू की किस शासक ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वर्गों के ऊपर भूमि कर की समान दर लागू की थी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भूमि को खालसा के अंतर्गत लाने का प्रयास किसने किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण भूमि को खालसा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया था। आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने काल के अंदर सैनिकों को भी नगद वेतन दिया था, ना कि इक्ता प्रदान किए थे। उनका मेन उद्देश्य यही था कि खालसा भूमि को का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाए। अब खालसा भूमि क्या होती है? सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली जो भूमि होती है उसको खालसा भूमि कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को लाने की कोशिश की थी, जबकि फिरोज तुगलक के समय में खालसा भूमि में की काफ़ी कमी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एकता प्रदान किए थे। इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, जिस वजह से खालसा भूमि के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। जबकि अगर मुगल काल की बात की जाएगी तो मुगल काल के अंदर, औरंगजेब के काल के अंदर जागीर भूमि के ज़्यादा बांटने की वजह से और खालसा भूमि में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। और ये कारण है, ये इन पूरे वंशों के विनाश के मुख्य कारण बने हैं, चाहे वो मुगल काल हो या फिर सल्तनत काल हो। जब भाई राजा के नियंत्रण के अंदर जब भूमि नहीं रहेगी, क्षेत्र ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इकता बांट दिया और जो इक्तेदार हैं वो शक्तिशाली होते जाएंगे, और जहाँ पर राजा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा वहाँ पर जो इक्तेदार हैं वो विद्रोह कर देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर जो केंद्रीय प्रशासन वो हमेशा कमजोर स्थिति के अंदर पाया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया था कि सुल्तान के जो भूमि प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है वह खालसा भूमि कहलाती है। और एकता भूमि किसे कहते हैं? देखो भाई, प्रशासन में भाग लेने वाले, यानी जो व्यक्ति प्रशासन में भाग लेते हैं उनको उनके वेतन के बदले में, उनकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती है, भूमि के ऊपर उनका उनका अधिकार नहीं होता है, जबकि उनको भूमि इसलिए दी जाती है कि इस भूमि से जो राजस्व वसूली होगी वो आपका वेतन होगा, यानी उससे आप जो आपने सेवा की उसके वेतन है वो उसका भुगतान करोगे, सैन्य व्यवस्था है उसका संचालन करोगे। ठीक है, तो एकता भूमि क्या होती है? प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को दी गई भूमि। अगला है, अनुदानित भूमि क्या होती है? मिल्क, वक्फ और इनाम, ये अनुदानित भूमि के नाम है। यानी कि मिल्क, वक्फ और इनाम कौन सी भूमि होती है? वह भूमि जो किसी व्यक्ति को दान में दी जाती है और उस भूमि के ऊपर राज्य द्वारा किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। वह क्षेत्र जहाँ शक्ति प्रयोग से लगान वसूली जाती थी वह क्षेत्र मवास क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते थे साम्राज्य के अंतर्गत जहाँ पर कर वसूलने में बहुत ज़्यादा पसीना आता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बदमाशों का क्षेत्र होता था, कर नहीं देते थे, विद्रोह कर देते थे। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर बल प्रयोग के द्वारा लगान वसूली की जाती थी और ऐसे क्षेत्र मवास क्षेत्र कहलाते थे, यानी बदमाशों के क्षेत्र कहलाते थे। अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मध्यस्थ वर्ग को वसूली के बदले राज्य की तरफ से मिलने वाला पारिश्रमिक क्या कहलाता था? पहले तो ये शब्द को समझो। मध्यस्थ वर्ग, मध्यस्थ वर्ग वह वर्ग है जो राजा को किसानों से कर वसूल करके देता है।
यानी कि जनता, मतलब कि किसान जो खेती करते हैं वो और राजा के बीच के अंदर जो बिचौलिए होते थे, मध्यस्थ होते थे, जो किसानों से कर वसूल करके और राजा तक पहुंचाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहा गया है। तो कौन होते थे मध्यस्थ? खुद मुकदम और चौधरी, ये गांव के मुख्य अधिकारी हैं, ये मध्यस्थ होते थे, यानी ये गांव से कर वसूल करके और राजा को देते थे। तो जब ये जो मध्यस्थ वर्ग है, खुद मुकदम चौधरी, ये कर की वसूली करके और राजा को देते थे, राज्य को देते थे, तो इनको इनका पारिश्रमिक मिलता था, जिन्हें हक ए खोती कहा गया है। क्या कहा गया है? हक ए खोती, यानी इनका हक है, इन्होंने बेचारों ने मेहनत की, उसका जो हक मिलता था वो हक ए खोती कहलाता था। यानी इन्होंने जो राजस्व वसूली में जो इन्होंने भाई मतलब मेहनत की, उसके बदले में राज्य द्वारा इनको जो पारिश्रमिक दिया जाता था, जो मेहनताना दिया जाता था, वह हक एक होती कहलाता था, यानी इनका हक है वो। ठीक है। और ये जो मध्यस्थ वर्ग है, इनको राज्य की तरफ से जो मेहनताना मिलता था वो तो हक एक होती है, लेकिन ये स्वयं भी किसानों से कुछ अतिरिक्त उपज का भाग लेते थे। भाई ये तो राजा के लिए वसूल कर रहे हैं और ये हमें और दो, ये किस्मत एक होती कहलाता था। ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि ये जो मध्यस्थ वर्ग है, इनको इनके कार्य के बदले में, यानी राजस्व वसूली का जो इनका कार्य था, इसके बदले में राज्य की तरफ से जो पारिश्रमिक मिलता था वह तो हक एक होती है, इनका हक है, इन्होंने मेहनत की है। और जो ये किसानों से वसूल करते थे उससे भी एक्स्ट्रा, वह किस्मत एक होती कहलाता था। अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख करों की। तो सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि सल्तनत काल के अंदर मुख्य रूप से लिए जाने वाले कर कितने प्रकार के थे। तो सल्तनत काल के अंदर 5 प्रकार के कर लिए जाते थे: उस्र, खिराज, जजिया, जकात और खुम्स। अब इनको हम याद कैसे करते हैं? देखो, इनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो हो गए धार्मिक कर, एक हो गए भूमि कर। ठीक है। तो भूमि कर की बात के बारे में बात करें तो भूमि कर है वो 2 प्रकार का हो गया। एक तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, और दूसरा हो गया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। पहले हम बात करते हैं मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, उसे उसर कहते हैं। और जबकि गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर को कहते हैं खिराज। यानी उसर खिराज दोनों को एक साथ याद करना है। उसर और खिराज दोनों भूमि कर हैं। उसर लिया जाता था मुसलमानों से और खिराज गैर मुसलमानों से। तो पहले उसर की बात कर लेते हैं। उसर की दर क्या थी? 1/10। यानी कि मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर की दर कितनी थी? 1/10। और अगर उस भूमि के ऊपर राज्य की ओर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है तो 1/5 भाग लिया जाता था। आगे समझ में कि मुसलमानों से भूमि कर है वो 1/10 लिया जाता था प्राकृतिक रूप से, जहाँ सिंचाई की सुविधा थी अपने आप, और जहाँ पर राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी वहाँ पर भूमि कर है वो मुसलमानों द्वारा 1/5 लिया जाता था। यानी उसर है वह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है जो प्राकृतिक रूप से सिंचाई वाली भूमि पर 1/10 और सिंचाई की सुविधा वाली भूमि के ऊपर 1/5। अगला है, अगला हम बात करेंगे गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, जिसे हम कहते हैं खिराज। यानी उसर हो गए मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर और खिराज हो गए गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ठीक है। इसकी दर होती थी सामान्यतः 1/3। मतलब मुसलमानों से 1 हाँ भाई, मुसलमानों से 1/10, जहाँ प्राकृतिक रूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, और जहाँ राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है वहाँ पर 1/5। जबकि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर खिराज जिसकी दर 1/3। जबकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1/2 भाग लिया है, बहुत ज़्यादा वसूल किया है। अलाउद्दीन ने अपनी सैन्य व्यवस्था के लिए, और जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के अंदर कर वृद्धि की थी। और फिरोज तुगलक ने 1/5 भाग निर्धारित किया। इन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई, इन्होंने कर की दर को भी कम किया था। तो ये 2 हो गए भूमि कर, उसर और खिराज, एक तो मुसलमान और दूसरा गैर मुसलमानों से। अब हम बात करते हैं धार्मिक कर की। तो धार्मिक कर भी भाई एक तो मुसलमानों से लिया जाता था और दूसरा गैर मुसलमानों से। तो भाई मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर को कहते थे जकात, जबकि गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर को कहते थे जजिया। तो पहले जकात की बात कर लेते हैं हम। जकात होता है मुसलमानों से लिया जाने वाले धार्मिक कर। यह केवल धनी मुसलमानों से लिया जाता था और उनकी आय का वो भी 2.5%, यानी कि 40वां भाग लिया जाता था। और सबसे बड़ी शर्त यह होती थी कि ये जो जकात लिया जाता था इसका खर्च केवल मुस्लिमों के हितों के लिए ही किया जाएगा और किसी के लिए नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया धार्मिक कर, मुसलमानों का जकात। अब बात करते हैं गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर की, जिसका नाम है जजिया, जो बहुत फेमस रहा है इतिहास के अंदर। तो भाई जजिया क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ठीक है। क्यों लेते थे? कारण क्या था? क्योंकि उनका मानना था कि आप मुस्लिम राज्य में निवास कर रहे हो
और आपके जीवन संपत्ति की हम सुरक्षा कर रहे हैं, उसके बदले हमें कर चाहिए। यानी कि मुस्लिम राज्य में निवास करने वाले गैर मुस्लिमों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा हेतु लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। और जो हिंदू जजिया कर दे देता था उस हिंदू को कहते थे जिम्मी। ठीक है। सामान्यतः ब्राह्मण थे वो जजिया कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया। ये याद रखने वाली बात है कि किस शासक ने, यानी सल्तनत काल के किस शासक ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि ये कट्टर थे ये। ठीक है। और तो चार हो गए, उसर खिराज दोनों भूमि कर, और जजिया जकात दोनों धार्मिक कर। और अब एक और कर बचा, खुम्स। कौन सा बचा? खुम्स। ये भूमि में गड़े खजाने और लूट के माल में राज्य का हिस्सा होता था। यानी अगर भूमि के अंदर कोई खजाना निकला है, या फिर जो सेना है वो किसी क्षेत्र का माल लूट के लेके आई है, तो उसके अंदर हिस्से कैसे होते थे? 5 हिस्से होते थे। 4/5 भाग सैनिकों का और 1/5 भाग राज्य का होता था। यानी कि 4 हिस्से मिलते थे, 5 हिस्से करके 4 हिस्से सैनिकों को मिलते थे, और 1 भाग है वो राज्य कोष में जमा कराया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उल्टा कर दिया। इनको तो पैसों की भूख थी, इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा कर चाहिए था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया, 1 भाग तो सैनिकों को दिया और 4 भाग खुद राज्य कोष में रखा। जबकि सिकंदर लोदी ने जमीन में गड़े हुए खजाने में से कोई धन नहीं लिया, किसी प्रकार का कोई नहीं लिया, पूरा का पूरा सैनिकों का होता था। तो ये हो गए 5 प्रकार के मुख्य कर। अब कुछ अन्य कर भी हैं, जैसे गृह कर, चारागाह कर, सिंचाई कर। जो अन्य प्रकार के कर होते थे उनको अबवाब के नाम से जाना जाता था। एक जो सिंचाई कर होता था, यानी राज्य द्वारा जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी वहाँ पर 1/10 भाग अलग से कर लिया जाता था, जिसे क्या कहते थे? हके सर्व। हके सर्व का मतलब सिंचाई कर। और सिंचाई कर किसने प्रारंभ किया? तो सीधी सी बात है भाई, जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया। सल्तनत काल के अंदर सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया, और फिरोज तुगलक ने ही हके सर्व यानी कि सिंचाई कर लागू किया था। एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि अधीनस्थ भारतीय राजाओं से प्राप्त जो कर होता था उसको क्या कहते थे? उसको खिदमती कहते थे। देखो भाई, अधीनस्थ भारतीय राजा मतलब वे राजा जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के कब्जे में नहीं है, बल्कि उनके साथ उनके अधीनस्थ हैं, उनके अधीनस्थ होकर उनके नाम से शासन कर रहे हैं। तो अपने जो राजस्थान की रियासतें थी, इनके शासक थे वो अधीनस्थ भारतीय राजाओं के रूप में आते थे। तो ये अधीनस्थ राजा थे, ये जब भी वहाँ पर दरबार में जाते थे या फिर समय समय के ऊपर ये राजा के लिए भेंट लेके जाते थे, तो उसको खिदमती कहा जाता था, यानी ये राजा की खिदमती करते थे। बिना उत्तराधिकारी के किसी की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति को सरकारी कोष में जमा करना क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था तरकार। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लगान निर्धारण की पद्धतियाँ, कि कर निर्धारण की कौन कौन सी पद्धतियाँ थी। तो कर निर्धारण की मुख्यतः एक तो थी मसाहत प्रणाली, एक मुक्तई प्रणाली, एक बटाई प्रणाली। ठीक है, 3 प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी। भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? मसात कहा जाता था। यानी अगर भूमि की पैमाइश करके कर लगा रहे हैं तो भूमि की पैमाइश करने को मसात कहते थे। और मसात किसने लागू किया था सबसे पहले? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने पढ़ा है कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही भूमि की पैमाइश करके वास्तविक आय के आधार पर कर का निर्धारण किया है। अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश के बदले लिया जाने वाला कर जरीबाना। देखो भाई, जरीब के माध्यम से भूमि की पैमाइश करते थे, तो भूमि की पैमाइश जो करते थे उसका जो पारिश्रमिक लिया जाता था राज्य द्वारा, वह कर जरीबाना कहलाता था। ठीक है। इस प्रश्न को भी हमने देख लिया कि भूमि की पैमाइश कर वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निर्धारित करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश का माने की इकाई क्या थी? तो बिस्वा थी, यानी बीघा का 20वां भाग। जैसे आजकल भी वही चल रहा है, 1 बीघा के अंदर 20 बिस्वा होते हैं पक्के बीघा के अंदर। तो उस टाइम भी ये चलता था कि जो हमारा बिस्वा होता था वह भूमि पैमाइश की मानक इकाई होता था। अगला प्रश्न है, सख्ती से लगान वसूल हेतु दीवान मुस्तकराज की स्थापना किसने की थी? तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि दीवान मुस्तकराज नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका मुख्य काम था कि सख्ती के साथ में लगान वसूल करना, ताकि जमा और हासिल के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं रहे। ये जमा हासिल क्या होता है ये हम उस मुगल काल के अंदर पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर भी कि जमा होती है अनुमानित आय, कि इस क्षेत्र के अंदर इतनी आय होनी चाहिए, उसका जो अनुमान लगाते हैं वो होती है जमा। और जबकि वास्तविक रूप से जो हासिल होती है
वास्तविक रूप से जो प्राप्त होती है वो हासिल कहलाती है, यानी जमा है अनुमानित आय और हासिल है प्राप्त आय। अगला प्रश्न है, हिस्सा बांट प्रणाली, हिस्सा बांट प्रणाली पर आधारित लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली कहलाएगी, ये कहलाएगी मुक्ताई प्रणाली। अगला प्रश्न है, बटाई प्रणाली के अन्य नाम, इनके नाम है, इनके नाम है किस्मत गल्ला, गल्ला बख्शी और हासिल। बटाई प्रणाली सामान्यतः कहाँ पर लागू होती थी? बटाई प्रणाली उन स्थानों पर लागू होती थी जो क्षेत्र सल्तनत काल के, सल्तनत के यानी सुल्तान के प्रत्यक्ष प्रशासन वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं। और बटाई प्रणाली के 3 प्रकार होते थे, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई का मतलब खेत में ही खेत का बंटवारा कर देते थे, भाई इतने हिस्से, इतना हिस्सा तेरा रहेगा, इतना हिस्सा मेरा रहेगा, ठीक है। जो भाई मतलब खड़ी फसल के अंदर, जबकि लंक बटाई होती है फसल को काटने से पहले, फसल को काटने से पहले और फिर बटाई कर लेते हैं, जबकि रास बटाई होती है फसल का उत्पादन होने के बाद में उसकी बटाई करते हैं। तो ये 3 बटाई के प्रकार है। अब हम बात करेंगे न्याय और दंड प्रणाली की सल्तनत काल के अंदर। भाई इस्लामिक कानून के 4 स्रोत कौन कौन से हैं? कुरान, हदीस, कयास और इजमा। अब इनको हम जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखो देखो भाई, कुरान का मतलब क्या होता है? इनका जो पवित्र ग्रंथ है किनका? मुसलमानों का, यानी मुस्लिम कानूनों का मुख्य स्रोत क्या है? कुरान। यानी कुरान में जो बातें लिखी गई हैं उनके आधार पर अगर फैसला सुनाते हैं तो ये कहलाएगा कुरान पर आधारित न्याय, ठीक है। यानी कानून के 4 स्रोत हैं। क्या? तो कुरान में लिखी गई बातें, उन बातों को माना जाता है, आधार बनाया जाता है। दूसरा हदीस, हदीस होते हैं जो इनके पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके कथन और कार्य, ठीक है। तो अगर उनको आधार बनाया जाता है तो ये हो गए हदीस। यानी इस्लामिक कानून के एक स्रोत हो गए कुरान, दूसरा हो गया हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद के कार्य, तीसरा हो गया कयास यानी तर्क के आधार पर कानूनों की व्याख्या करना, ये हो गया कयास। और इजमा ये हो गया मुजद्दिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून। कौन होते हैं ये मुजद्दिद? ये होते हैं इस्लामिक कानून की व्याख्या करने वाले विधिवेता, कानून के जानकार होते हैं जो इस्लामिक कानून की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ये 4 आधार हैं इस्लामिक कानून के। अगला प्रश्न है हमारा, प्रांतों में कितने प्रकार के न्यायालय होते थे? प्रांतों में 4 प्रकार के न्यायालय होते थे। अब वो 4 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से हैं ये थोड़ा अच्छे से समझो। एक तो होता था वली। देखो भाई, वली, इक्तेदार, ये सब कौन थे? ये सब प्रांतों के अधिकारी थे। तो वली कौन होता था? प्रांतों का सर्वोच्च न्यायाधिकारी जो होता था उसे हम वली कहते हैं। एक होता था एक होता था दूसरा सदर सूबा, काजी सूबा और दीवान सूबा। अब इनका मतलब समझो। देखो भाई, सदर ए सूबा, सद्र का मतलब क्या होता है? जो धार्मिक विभाग का प्रधान होता है, यानी सद्र ए सुदूर कौन होता था? धार्मिक कार्यों का प्रधान होता था। तो सद्र के नाम पे हम याद कर सकते हैं, सद्र ए सूबा का मतलब होता है जो धार्मिक व अनुदानित मामलों का निपटारा करे। यानी धर्म से संबंधित या अनुदान से संबंधित कोई मामले हैं तो उनका निपटारा सद्र ए सूबा करता था। सद्र मतलब धार्मिक प्रधान, यानी धार्मिक और अनुदानित मामलों का निपटारा सद्र ए सूबा करेगा। अगला काजी ए सूबा। काजी ए सूबा है वो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों का निपटारा करेगा, ठीक है। और जबकि दीवान ए सूबा है, दीवान, दीवान का मतलब जो भू राजस्व से संबंधित हो, तो दीवान ए सूबा जो न्यायालय है उसके अंतर्गत भू राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया जाता है। तो 4 प्रकार के न्यायालयों के बारे में हमें याद करना है। प्रांतों का सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था वली, धार्मिक और अनुदानित मामलों का बंटवारा सदर सूबा करता था, सदर के नाम पे याद कर सकते हैं। दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा काजी करता था जो मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी काजी सूबा। और भू राजस्व संबंधी मामलों का जो भी निपटारा होता था वो करता था दीवाने सूबा। आगे बढ़ते हैं हम। इस्लामिक कानून के अनुसार दंड के प्रकार, कितने प्रकार के दंड होते थे इस्लामिक कानून के अनुसार? 3 प्रकार के दंड होते थे, ठीक है। हद, किसास और ताजीर। इन तीनों के अंदर देखो अंतर समझो। हद, हद का मतलब अपने हद में रहे भाई, मतलब अगर ये काम किया तो किसी प्रकार से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी हद, ये जो दंड का प्रकार है हद, इसके अंतर्गत इस दंड को बिल्कुल परिवर्तित नहीं किया जाता था। यानी ये यौन दुराचार, मद्यपान, डाका, चोरी आदि के जो मामले होते थे वो हद के अंतर्गत आते थे। और इन मामलों के अंदर जो दंड दे दिया उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था। पहले क्या देते भाई, अपने हद में रहे, बाद में कुछ भी नहीं हो सकता तेरा, ठीक है। अगला है किसास। किसास क्या होता है? किसास के अंतर्गत अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया, अगर वो व्यक्ति अगर सामने वाले को माफ़ कर दे तो फिर उसके दंड को माफ़ किया जा सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो उसके दंड को माफ़ करवा सकता है। ये होता है किसास।
ये इससे हल्का वाला है। और तीसरा वाला है ताजीर। ताजीर के अंदर बहुत ही हल्का फुल्का दंड दिया जाता था। इसका मुख्य लक्ष्य होता था अपराधी को सुधारना। तो 3 प्रकार के दंड हैं, इनके कठोरता के अनुसार घटते क्रम में। हद, किसास, ताजीर। हद का मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता एक बार दंड देने के बाद। किसास है उसके अंदर जिसके प्रति अपराध किया है वो उसका दंड माफ कर सकता है। और तीसरा है ताजीर, यानी ताजीर का लक्ष्य होता है अपराधी को सुधारना। अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने इस 3 वीडियो के अंदर काफ़ी बात कर ली है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखो भाई, बाजार नियंत्रण नीति को क्रियान्वित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा विभाग बनाया। हमने पहले बात की कि दीवाने रियासत विभाग है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किस लिए? बाजार नियंत्रण जो नीति थी उसको सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए। जबकि दीवाने सियासत था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था, ये एक दंड विभाग था। दोनों का के अंदर अंतर करना, ठीक है। तो ये हो गया दीवाने रियासत। अगला है दीवाने रियासत किसके अधीन था? तो ये याकूब के अधीन था। याकूब नामक अधिकारी था, उसको इसका सर्वे सर्वा बना रखा था। अब अगला प्रश्न बनता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाने का उद्देश्य क्या था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों अपनाई थी? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए विशाल सेना का गठन करना, यानी कि सैनिक वर्ग को लाभान्वित करना था इसका सर्वाधिक मुख्य लक्ष्य। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से सबसे अधिक लाभान्वित सैनिक वर्ग हुआ है। ठीक है, ताकि सैनिकों को सस्ते दाम के ऊपर, सस्ती दर के ऊपर रसद सामग्री वगैरह सारी चीज बाजार से उपलब्ध हो सके। अगला है दीवान रियासत के अधीन नियुक्त अधिकारी कौन कौन से थे? तो भाई बाजार नियंत्रण नीति को कार्यान्वित करने के लिए विभाग बनाया था दीवाने रियासत। ठीक है, और उसके अधीन इन्होंने 2 अधिकारियों की नियुक्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, सेना और बरीद। सेना तो होता था बाजार का अधीक्षक, ठीक है, और सभी व्यापारियों को सेना या मंडी के अंदर अपना पंजीकरण कराना पड़ता था। जबकि जो बरीद होता था वो होता था गुप्तचर, जो पूरी बाजार व्यवस्था की ढंग से निगरानी करता था और देखता था कि सही ढंग से बाजार नियंत्रण नीति लागू हो रही है या नहीं हो रही है। तो दीवानी रियासत के अधीन ये 2 अधिकारी थे, सेना और बरीद। विभिन्न वस्तुओं के लिए कितने प्रकार के बाजार संगठित थे? तो भाई 4 प्रकार के बाजार थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के अंतर्गत 4 प्रकार के बाजारों की स्थापना की गई थी। कौन कौन से हैं? मंडी या गल्ला बाजार, सराय अदल, घोड़ों दासों और मवेशियों का बाजार और सामान्य बाजार। देखो अब इनका अर्थ समझो, किस बाजार में क्या चीज़ मिलती थी। तो इनके नाम से ही जैसे विदित हो रहा है। मंडी या गल्ला बाजार, तो हम देखते हैं, हम मंडी में जाते हैं, क्या करने जाते हैं? मंडी में अनाज की बिक्री करने जाते हैं। ठीक है, तो मंडी या गल्ला बाजार है, उसके अंदर अनाज की खरीद बिक्री होती थी। अनाज की खरीद फरोख्त होती थी। कहाँ पर? मंडी या गल्ला बाजार में। इसमें 7 अधिनियम आते थे इसके अंतर्गत। जबकि दूसरे निर्मित वस्तुओं से संबंधित बाजार, सराय ए अदल। अब सराय अदल क्या होता था? जिसके अंदर निर्मित वस्तुएं मिलती थी। मुल्तान के व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 20 लाख टके की अग्रिम राशि दी थी। यानी कि बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो कुछ नहीं कर सकता था वो सारे कार्य किए थे। मतलब उन्होंने मुल्तान के व्यापारी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अग्रिम उनको राशि भेंट कर दी थी 20 लाख टका कि तुम व्यापार करो हमारे यहाँ पर आकर। और परमिट जारी करने वाला अधिकारी परवाना नवीज कहलाता था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो अपने इनसे संबंधित है। तो अपने 2 प्रकार के बाजार तो ये हो गए, यानी मंडी या गल्ला बाजार। एक बार फिर दोबारा से इनको देखो। मंडी या गल्ला बाजार के अंदर अनाज की खरीद बिक्री होती थी। सराय ए अदल के अंदर होती थी, जो निर्मित सामान होता था उनकी खरीद बिक्री होती थी। और जबकि एक था घोड़ों दास और मवेशियों का बाजार, जिसके अंदर घोड़े दास और अन्य पशुओं को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। और चौथा था सामान्य बाजार। ये 4 प्रकार के बाजार थे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के तहत। अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन उद्योग और व्यापार। तो व्यापारियों का समूह क्या कहलाता था? तुजारे खास। ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दौलताबाद किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरे जवाहरात और मोतियों के व्यापार के लिए दौलताबाद प्रसिद्ध था। और ये वही दौलताबाद है जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। तो वही मुगल काल के अंदर अब बात करते हैं, इसके सल्तनत काल के अंदर बात करते हैं, सर्वाधिक आयात किस चीज़ का होता था? दासों और घोड़ों का होता था। अब यहाँ पर अगर बात करें कि सर्वाधिक दास हैं वो किस सुल्तान के काल के अंदर पाए जाते थे, तो सर्वाधिक फिरोज तुगलक के काल में पाए जाते थे। और उन्होंने दासों से संबंधित एक विभाग का भी गठन किया था, दीवाने बंदगान।
नील के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध थे? तो भाई नील के लिए बयाना, आगरा और लाहौर, यानी दो तो ये अपने हो गए भरतपुर और आगरा के पास में, ये हो गए अपने बयाना और आगरा, और एक हो गया लाहौर। नील हेतु ये क्षेत्र प्रसिद्ध थे। और औपनिवेशिक काल के अंदर फिर बाद में अपना ये जो बंगाल बिहार वाला क्षेत्र है, ये भी नील के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था। मलमल और रेशम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो इसके अंदर बंगाल का मुर्शिदाबाद और सोनारगांव, ये पूरा बंगाल का जो क्षेत्र था ये मलमल और रेशम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। हम अब भी पढ़ते हैं कि औपनिवेशिक काल के अंदर भी ढाका की मलमल बहुत ही प्रसिद्ध थी। व्यापारिक केंद्रों की बात की जाए तो अनिलवाड़, देवगिरी, मुल्तान और देवल। अनिलवाड़, देवगिरी, मुल्तान और देवल ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। और अनिलवाड़ जो गुजरात में स्थित है, वह तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल भी कहलाता था। तो दोस्तों, ये था हमारा सल्तनत काल, 4 वीडियो के माध्यम से पूरा हुआ है। कैसा लगा आपको ये पूरे हमारे जो 4 वीडियो हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद में हम 1-2 दिन के अंदर थोड़ा टाइम मिलेगा तो अपने जो अर्थशास्त्र के जो टॉपिक बच रहे हैं उनको भी क्लियर करवाएंगे। और इसी प्रकार के जिस प्रकार से अपना सल्तनत काल है इसको पूरा करवाया है, उसी प्रकार से अभी इससे संबंधित एक टॉपिक और बच रहा है कि सल्तनत काल के अंदर जो शासक थे उनके राजस्थान के राजाओं के साथ में संबंध, और मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण हुए हैं चित्तौड़, रणथंभौर और यहाँ पर जालोर सिवाना में, इनके बारे में भी एक वीडियो के अंदर बात करेंगे। और उसके बाद में ऐसे ही इसी प्रकार से 2 से 3 से 4 वीडियो के बीच में हम मुगल काल को भी अच्छे से समझेंगे। तो जो हिस्ट्री के अंदर जो आप लोगों को ये सबसे टफ टॉपिक लगते हैं, इनको आसान बनाने की कोशिश की है और आगे की जाएगी। और कोशिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुभ रात्रि।